कराची की सड़क पर मियां बीवी नौमौलूद की जाने गई हैं। पूरा शहर सकते में है। वीडियो देखने वाले हर शख्स का दिल दहल गया। हर कोई सवाल उठा रहा है, टैंकर गर्दी आखिर कब तक चलेगी? हुकूमत को जागने के लिए और कितनी जाने चाहिए? हेल्थ, एजुकेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और समाजी खिदमत के मैदान में गिरागदर खिदमात का इतराफ डॉक्टर फरा ईसा दुनिया की 200 पावरफुल लीडर खवातीन में शामिल। फख्र पाकिस्तान आज होंगी दुनिया बोल है में हमारी मेहमान। सिर्फ जाहिरी नहीं, बातनी खूबसूरती दुनिया को दिखाने और फिर से मुस्कुराने का मिशन। मारूफ फलाही कारकुन मुसरत मिसबा माशरे से ठुकराए और मुरझाए चेहरों पर कैसे मुस्कुराहट बिखेरती हैं, आज के प्रोग्राम में उन्हीं से जानेंगे। और आवाज़ जो दीवाना बना दे, अंदाज जो सहर तारी कर दे। ईरानी कारी ग्रुप की दुनिया भर में धूम। पाकिस्तान के दौरे पर आए मारूफ नात और नोहा ख्वां आज बनेंगे दुनिया बोल है में हमारे मेहमान। अस्सलाम वालेकुम, दुनिया बोल है में आप सभी को खुशामदीद। मैं हूँ सोनिया सुंदस और मैं हूं सैयद फैसल करीम। उम्मीद है कि आप तमाम तर अफराद खैरियत से होंगे। ये उम्मीद नहीं, ये दुआ है उन तमाम तर कराची के बासियों के लिए जो अपनी मोटरसाइकिलों पे निकलेंगे, उन तमाम तर गरीब और मुतवसत तबके के लिए जो महंगाई के मारे अपनी अपनी गरीब परवर सवारियों पर निकलेंगे और कोई अंधा डंपर टैंकर उनको कुचल के चला जाएगा। जनवरी से अब ये हालत हो गई है कि शहर में कोई पूछने वाला नहीं है, कोई लगाम डालने वाला नहीं है। ताज़ा वाक़या कराची का इलाका है मलिर हॉल्ट, यहाँ पर हुआ है। और यकीन जानिए कि जिसने जब से ये जो वीडियो है, हम क्योंकि हदबंदी है वो वीडियो दिखा नहीं सकते हैं, वो इतनी दिल खराश, वो दिल को दहला देने वाली वीडियो है। लेकिन जिन्होंने सोशल मीडिया पे ये वीडियो देखी है, मजबूत से मजबूत दिल रखने वाला भी अपना दिल, अपना सीना, अपना सर पकड़ कर बैठ गया है कि आखिर कराची वालों का कराची में रहना इतना बड़ा जुर्म है क्या? ये वाक़या बड़ा सीधा और सादा सा है। एक टैंकर है और वो उसी तरह लोगों को मार देता है, मियाँ बीवी हैं। लेकिन इस वाक़ये की सितम ज़रीफ़ी ये है, और अगर हम इस शख्स की वो ऑडियो अगर चला सकें जो ये कह रहा है कि यार इसको तो बचा लो, यानी कि उसको अंदाज़ा है कि जो इसके माँ बाप थे जो मौलूदगी का चेकअप कराने जा रही थी, वो जान से जा चुके हैं, जान जाने आफरी के सुपुर्द कर चुके हैं, कोई भी नहीं बच सका। और यकीन जानिए कि जब ये नन्ही जान जो कि इस दुनिया में आने से पहले ही चली गई, जब ये अपने रब के हुजूर आज या जब ये पहुँचेगी तो किस किस के ख़िलाफ़ शिकायत करेगी? अब बकौल शायर मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूँ? तमाम शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने। मैं गवर्नर सिंध से या फिर वज़ीर आला सिंध से या फिर एमडी वाटर बोर्ड से या फिर डंपर एसोसिएशन वालों से दस बदस्ती अपील है कि खुदा का वास्ता इस मामले का कोई तो हल निकालें। हमारे नुमाइंदे खुरम गुलजार हमारे साथ मौजूद हैं। खुरम, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। खुरम, क्या मामला है ये? जब भी इस तरीके की कोई चीज़ होती है, 2 दिन 3 दिन सब कुछ ठीक हो जाता है और उसके बाद दोबारा से इस तरह की जो है, जनवरी से अब तक कितनी जाने जा चुकी हैं खुरम? देखें फैसल भाई, जनवरी से अब तक गुज़श्ता रोज़ जो ये दिल खराश एक वाक़या हुआ, 216 लोग, 216 लोगों का फिगर है। अगर 3 महीने हुए, साल शुरू हुए हुए 216 लोग। और ज़ख्मियों की तादाद पे जाएँ तो हम 2700 से ज़ायद ज़ख्मी हैं इसमें, 2700, बहुत ह्यूज फिगर है ज़ख्मियों का। इसमें बहुत सारे लोग वो हैं जो माजूर हो चुके हैं, अपने घरों पर हैं, मतलब काम पे जाने के लिए निकलते हैं, कहीं किसी गाड़ी ने, किसी बाइक को किसी वाटर टैंकर ने, किसी डंपर ने टक्कर मारी। अगर वो ज़िंदा बच गया उसकी खुशकिस्मती है, लेकिन वो अपाहिज ज़रूर हो गया। किसी की टांग टूटी, किसी का हाथ टूटा। 2700 का एक बड़ा फिगर, इससे भी 2.5 माह कह लें इसको, आप 3 माह भी पूरे नहीं हुए। तो ये सूरत हाल है। हादसा होता है, तमाम हमारी जो गवर्नमेंट है वो हरकत में आती है और कुछ रोज़ तक हम देखते हैं कि बड़ा ही उस पर चेकिंग एंड बैलेंस रखा जाता है, गाड़ियों पे, टैंकरों की टाइमिंग पे, इस सब को चेक किया जाता है। लेकिन 2-3 दिन बाद जब वो मामला, मतलब कह लें कि मरने वाले का स्वयं हो गया, हाँ, जिस तरह उनको सवार आता है इस तरह, तो फिर टैंकर दूसरी मैयत उठाने के लिए चलेगा। खुरम, आपने एक बात की इसमें कि जो औकात कार फॉलो नहीं करते और इस तरह के भी बहुत सारे वाक़यात होते हैं ना। डंपर, ये तो अपने औकात में चल रहा था ना डंपर, ये तो अपने टैंकर जो था। नहीं जनाब, ये नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे थोड़ा सा क्लियर करें, हमें थोड़ा रूल्स भी क्लियर करते जाए। हमें ये मालूम है कि वाटर टैंकर है क्योंकि शहर में पानी की ज़रूरत है। एक मसला ये भी है कि क्योंकि शहर में पाइपलाइन ही नहीं है तो इन टैंकर के ज़रिए ही पानी देंगे आप। तो
इनकी कोई हदबंदी है वक्त की, या फिर ये जब चाहें ये जा सकते हैं? नहीं देखें, इनके लिए टाइम रात पहले 11 बजे का था। अब इसको जब इन सारे मामलात हुए और इसमें डीआईजी भी चेंज हुए, अहमद नवाज थे पहले, ये तमाम सूरत हाल जो एक्सीडेंट्स की तादाद बढ़ गई थी, कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे हाईवे ट्रैफिक को, फिर डीआईजी पीर मोहम्मद शाह को यहाँ पे लगाया गया। उसके बाद उन्होंने कमेटी भी बनाई तमाम चीज़ों को देखने के लिए, बैलेंस करने के लिए। फिर उसके बाद टाइमिंग इनके मुज़ाकरात हुए डंपर एसोसिएशन से, ट्रॉलर एसोसिएशन वालों से। उसके बाद ये तय हुआ कि इनकी टाइमिंग अब 10 बजे की कर दी गई है। अच्छा, 10 से लेकर सुबह 6 बजे तक जितनी भी हैवी गाड़ियाँ हैं वो ट्रैवल कर सकती हैं, लेकिन शहर के मखसूस इलाकों में, बीच शहर में नहीं। बीच शहर में नहीं कर बीच सकते, शहर में मखसूस इलाकों की ट्रैवलिंग है। जैसे कि अगर साइट एरिया से या हॉक्स बे के ट्रक अड्डे से जो कोई भी कंटेनर, वाटर टैंकर या फिर ट्रॉलर निकलता है, तो उसके लिए नॉर्दर्न बाईपास का एक रोड रखा गया, जो बनाया भी इसीलिए गया था, लेकिन वो इस्तेमाल नहीं होता। अच्छा, ठीक है। खुरम हमारे साथ ही रहिएगा। इस वक्त हमारे साथ नादिर गबूल साहब मौजूद हैं। नादिर साहब, अस्सलाम वालेकुम सबसे पहले तो, और बहुत शुक्रिया, आप हमें वक्त देते हैं हमेशा से। एक और वाक़या हुआ है नादिर साहब, इससे पहले भी आपसे ये इसी मामले पे बात हुई थी, एक बार फिर इस तरह का वाक़या ये पेश आया है। नादिर साहब, ये पीर मोहम्मद शाह साहब है, उन्होंने एक रिपोर्ट भी पेश की है, और इस रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने जो 100 में से कम 45 वाक़यात हैं जो कि सिर्फ मलीर में पेश आए हैं, उन्होंने कुछ चश्मकुशा इंकशाफात किए हैं इस रिपोर्ट में। मुझे नहीं पता वो अब तक रिपोर्ट पहुंची या नहीं पहुंची। उन्होंने इसमें सड़क की ख़राबी का तस्करा किया और उसमें पेडेस्ट्रियन वाले मामलात किए। तो मलीर हॉल्ट में ये वाक़यात इस पे दर पे होना, क्या कहेंगे सर इस पर आप? जी, वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया आपने मुझे बुलाया अपने शो पे। बहुत अफसोसनाक वाक़यात हैं ये, और सिंध हुकूमत क्योंकि ये ज़िम्मेदार है पूरे सूबे की, तो ज़ाहिर-सी बात है अगर इस सूबे में किसी एक जान का भी नुकसान होता है तो सिंध हुकूमत इसको बहुत सीरियसली लेती है और इस पे एक्शन भी लेती है। ये इश्यूज़ आप लोगों ने सही पॉइंट आउट किए कि इस साल के सिर्फ़ 3 महीने में ही ये 200-250 से ज़्यादा इस तरह के वाक़यात हो चुके हैं, जो कि बहुत अफ़सोसनाक है। देखें, अभी लास्ट मंथ ही हमने रोड चेकिंग कमिटीज़ तश्कील दी हैं, जिसमें प्रोविंशियल रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के नुमाइंदगान, ट्रैफिक पुलिस के नुमाइंदगान, एक्साइज मोटर व्हीकल इंस्पेक्शन के नुमाइंदगान उसमें मौजूद हैं। हम तमाम ये जो हैवी ट्रैफिक है इसका जायज़ा ले रहे हैं, इनकी फ़िटनेस टेस्ट करा रहे हैं, ड्राइवर्स की जो स्किल्स हैं, उनके जो लाइसेंसेस हैं, उन सब की स्ट्रिक्ट स्क्रूटनी की जा रही है। अनफॉर्चुनेटली थोड़ा देर लग रहा है इसमें, उस दौरान इस तरह के और वाक़यात सामने आ रहे हैं। पीर मोहम्मद शाह साहब से भी मेरी बात हुई है, उन्होंने बल्कि एक और चीज़ बताई कि उन्होंने कहा कि तमाम जो हैवी ट्रैफिक है उनमें हम डैश कैम्स लगा रहे हैं, ताकि जब इस तरह का कोई वाक़या हो तो डैश कैम लगाओ और उससे फुटेज निकाल के प्रॉपर इन्वेस्टिगेट। नादिर साहब, कता कलामी की माजरत, डैश कैम वाली चीज़ हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं। उस मलीर हॉल्ट जिसके घर में जहाँ ये हुआ है, जो भाई जिसका गया है, उसको मैं जाके ये बात बताऊंगा ना, तो वो फिर जो मेरे साथ करेगा, वो सबको पता है कि डैश कैम लगाएंगे। ये सारी चीज़ें अपनी जगह है। एक और चीज़ है सर, और वो ये कि ये जो एक बहुत ही मतलब कि अलार्मिंग सिचुएशन है, 24 घंटे ये जो डंपर या टैंकर या ट्रक ड्राइवर हैं, इनकी 24 घंटे ड्यूटी होती है, 24 घंटे जागते हैं और फिर अगले 24 घंटे सोते हैं। टेक्निकली इस पे कोई काम किया जा सकता है कि इनके या तो औकात कार तब्दील किए जाएं माजरत, या फिर या तो पैसा बचाने के लिए ये कम ड्राइवर्स रखते हैं जिसकी वजह से ड्यूटी इतनी करते हैं। तो ये जितने बड़े बड़े ठेकेदार हैं उनसे दरख्वास्त की जाए कि अगर आपने अपने पेट भर लिए और अपने अकाउंट भर लिए हैं सर, तो फिर या तो आप मुलाजमीन ज़्यादा, इन ट्रक ड्राइवर्स की तादाद ज़्यादा कर दें ताकि इनको कम से कम 10 घंटे की ड्यूटी करा दें। 10 घंटे भी ज़्यादा है। तो ये टेक्निकली ये काम हो सकता है कोई? जी बिल्कुल, इन तमाम जो वाटर टैंकर्स हैं, डंपर्स हैं, इन तमाम जो ट्रांसपोर्ट के इदारे हैं, इनकी अपनी इंतज़ामिया होती है, उनके नुमाइंदगान होते हैं, उन सब से हमारी बात चल रही है। सबके अगेन जो मैं अर्ज़ कर रहा था कि तमाम जो ड्राइवर्स हैं उनके स्किल्स और ये जो आप औकात की बात कर रहे हैं, इस पे भी बात हुई है कि ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 घंटे, उससे ज़्यादा किसी एक इंसान के लिए मुमकिन नहीं है गाड़ी चलाना। अगर आप अमेरिका में भी जाएँ, वहाँ पे भी 16-16 घंटे चलाते हैं, मगर वहाँ पे क्योंकि इंतज़ाम ऐसा है कि जगह-जगह रेस्ट एरियाज़ होते हैं, पिट स्टॉप्स होते हैं, तो उन 16 घंटे के दौरान भी वो ड्राइवर्स को मौका मिलता है कि वो, वहाँ पे तो खैर कॉफ़ी का रिवाज ज़्यादा है, बैठ के कॉफ़ी वगैरह पीते हैं, अपने आप को फ्रेश करते हैं। तो यहाँ पे हमने बात ज़रूर हमारी चल रही है, हमारे मुज़ाकरात इन
तंजीमों के नुमाइंदगान से कि अपने ड्राइवर्स को या तो आप जी, जी। 8 से 10 घंटे तक जी, ही जी। महदूद रखें। जी, नबी साहब, ये तो मुज़ाकरात चलते ही रहते हैं और आगे भी शायद चलते ही रहेंगे। अभी आपने कहा कि जो भी कोई वाक़या होता है, सिंध हुकूमत उसके ऊपर बहुत सख्त एक्शन लेती है, उसके ऊपर देखते हैं, एक जान भी जाए तो वो ज़ाहिर-सी बात है बहुत फ़र्क पड़ता है। आप ये बताइए, इससे पहले भी हम आपको अपने प्रोग्राम में मद्दू कर चुके हैं, हमने यही बात की थी कि जी हम लॉज़ बना रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, बन चुके हैं। इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हुआ? अगर इम्प्लीमेंट हुआ होता तो ये वाक़या जो कल हुआ है, इतना दर्दनाक, खौफनाक वाक़या, ये ना होता। देखिए, हम तो कितनी स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, हम तो ड्राइवर को चाहे वाक़या पे ही अरेस्ट कर लेते हैं, सलाखों के पीछे डाल देते हैं। पर ये तो चलें हुकूमत कर रही है, लोग जो इतना स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, लोग बाकायदा जला रहे हैं इन डंपर्स को, उसके बाद भी अगर ये वाक़यात नबी में साहब, लोगों पे तो नहीं रुकावट छोड़ नहीं आ रही। सकते ना, कि आप लोगों पे तो नहीं छोड़ सकते कि लोग नहीं, लोगों जला पे रहे नहीं हैं, ये छोड़ रहा कर हूँ, रहे मैं हैं। एक मैं एक तो बात बात कर कर रहा हूँ रही कि हूँ आपका सिंध सवाल हुकूमत की। आपके नबी साहब, सवाल से मैं सिंध हुकूमत की आपके बात सवाल कर से रही ये हूँ। इंप्रेशन मिल रहा है कि कोई वाक़या हो जाता है, उसके बाद कुछ भी नहीं होता, तो हुकूमत तो ये अरेस्ट कर रही है ना उन ड्राइवर्स को, हम तो ज़ब्त कर रहे हैं उन गाड़ियों को। मगर मैं एक एक्सट्रीम बात बता रहा हूँ कि एक्सट्रीम भी एक्शन लिया जा रहा है, अवाम की तरफ से जो रद्द-ए-अमल आ रहा है, उसके बावजूद भी इन वाक़यात में इतनी कोई कमी नहीं आ रही। इसकी एक वजह मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं अगेन आई एम नॉट ट्राइंग टू साउंड इनसेंसिटिव या ज़िम्मेदारी किसी और पे आयद करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मगर आप भी गाड़ी चलाती होंगी और आपके जो को-होस्ट हैं, वो भी गाड़ी चलाते होंगे शहर में। अनफॉर्चुनेटली हमारे रोड्स पे जिस तरह से ये मोटरसाइकिल जो ऐसे करके जो जाते हैं ना, मैं क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ इनके नादिर लिए, साहब, थोड़ा उनको भी ख़्याल करना चाहिए। मैं अल्लाह की कसम आपकी है, मैं बात देखता हूँ कि बिल्कुल बच्चों को लेके मैं आपकी बाप, बात बिल्कुल मियाँ, बीवी, 100% पीछे बच्चा गोद में, बिल्कुल जिस तरह 100% से वो मिनो अन स्टंटमैन की तस्लीम। तरह ड्राइव करते हैं, कुछ नादिर ज़िम्मेदारी भाई, उनके ऊपर भी आयद होगी। 100% मिनो अन तस्लीम। वक्त मेरे ख्याल से इस वक्त ये नहीं है कि मैं मुर्द इल्ज़ाम उन बाइक वालों को चलाऊं, यकीनन उनकी गलती होती है, लेकिन जिस घर से जो चला गया है उसका ये मदावा नहीं हो सकता इस तरीके से। MQM पाकिस्तान के सीनियर नुमा डॉक्टर फारूक सत्तार हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। ये इस तरह के वाक़यात होना, मैं इससे पहले नादिर गबूल भी हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन फ़ारूक साहब बहुत ही एहतराम के साथ और बहुत ही प्यार मोहब्बत के साथ आपसे ये गुजारिश है कि शहर में इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं। गवर्नर सिंध ने बहुत पहले कहा था कि अब ऐसा नहीं होगा। ये चीज़ें होती जा रही हैं, और रुक नहीं रही हैं। बतौर शहर के नुमाइंदा जमात क्या कर रहे हैं आप लोग? देखिए, मेरे ख्याल में कल कामरान भाई ने इस सानिया के बाद, जो कि सबसे संगीन सानिया अपनी इस नौयत का, जो डंपर, कंटेनर, ट्रॉलर या जो टैंकर के ड्राइवर हजरात और वो गाड़ियाँ जिस तरह गैर लाइसेंस याफ्ता, गैर तरबियत याफ्ता और नशे की हालत में धुत दिन के वक्त जिस तरह ये चलाते हैं, कराची की सड़कों पर दंदनाते हैं और इंसानी जिंदगियों से खेलते हैं, खून की होली जो है वो कयामत सुगरा का मंजर है। मुझे बताइए कि यार इससे ज़्यादा बड़ा सानिया कौन सा होगा जो कल हुआ है। देखिए, हमने तो पहले ही कह दिया था, रमज़ान से पहले जब मैंने एक बहुत सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तब कहीं जाके हुकूमत सिंध के कानों पे जूं रहेंगी, और एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की जिसमें मुझे इस्लामाबाद से बुलाया गया, ये कह के कि चीफ मिनिस्टर साहब करेंगे, लेकिन वहाँ शर्जिल मेमन बैठे थे। मैंने तो कह दिया कि मैं आपके लिए नहीं आया, मैं वजीर आला के लिए आया हूँ। वो कह रहे हैं कि अरे भाई, इंतजामी मसला है, सियासी है, इंसानी मसला है ये, इसमें हम कोई सियासत नहीं करना चाहते। लेकिन अब मेरे शहर के नौजवानों, बेटे बेटियों के साथ, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों के साथ, अब खुदा के वास्ते इस्लामाबाद वाले भी रहम करें और लाड़काना नवाबशाह वाले भी रहम करें। इस शहर को सिर्फ अपनी कॉलोनी समझकर टैक्सों के जरिए से जो पैसा लिया जाता है वो इसे नहीं लौटाया जाता, और इसके अलावा जो बदनुमानी के जरिए से जो पैसा यहाँ से लोगों से लूटा जा रहा है, हर चौराहे पे ट्रैफिक पुलिस वाला लूट रहा है, हर थाने में SHO और जो उसके ऊपर के लोग हैं उनको पैसा जा रहा है, थानों की पोस्ट, यानी क्या कुछ नहीं हो रहा। मुझे बताइए कि इस तरह कैसे पाकिस्तान चलेगा। ये कराची का मसला महाजिरों का मसला नहीं है, MQM का मसला नहीं है, कराची का मतलब है पाकिस्तान। और ये 150 से ज्यादा वाकयात हो गए। जब कल ये मियाँ बीवी 8वां महीना था, वो हामला थी, प्रेग्नेंट थी, और 15 दिन बाद, ईद के 8 दिन बाद उसके यहाँ डिलीवरी होनी थी, वो आखिरी चेकअप के लिए गए थे। मुझे बताइए, उनके वो बेटी जो थी अपने बाप की एक इकलौती बेटी, और उसके यहाँ ये पहला बेटा, 1 साल पहले शादी हुई,
मुझे बताइए कि क्या किसी को कोई तरस आएगा, किसी को कोई ख्याल आएगा? कोई वजीर आला भी कभी जाएंगे वहां पर? क्या बिलावल भुट्टो जरदारी जाएंगे वहां पर? क्या आसिफ अली जरदारी जाएंगे, उनके जख्मों पर मरहम रखेंगे? अब तक 150 से ज्यादा लोग जहाँ भाग हुए, किसी एक को कोई कॉम्पनसेशन दिया गया है? किसी एक की जहाँ बहक होने का, शहीद होने का नोटिस लिया गया है? किसी एक कातिल ड्राइवर या जो ये माफिया है, डंपर माफिया, टैंकर माफिया, उसके जो सरगना है और जो उनके पीछे सियासी कुव्वतें हैं, उनसे कोई बासपुर्स की गई है? उनमें से किसी को गिरफ्तार किया गया है? क्या कोई रिपोर्ट दी गई है कि ट्रैफिक पुलिस का इंतजामी मसला है? तो एक्सेप्ट करो, तुम्हारी कोताही है, तुम्हारी नाअहली है। ये तो हुकूमत का इख्तियार है ना। अगर इंतजामी मसला भी है तो तुम्हारे अंडर इंतजामी है, डीसी, एसी तुम्हारे नीचे, आईजी तुम्हारे नीचे, एडीआईजी तुम्हारे नीचे, एसएसपी तुम्हारे नीचे, और फिर ट्रैफिक पुलिस तुम्हारे नीचे। अब उसके बाद तुम कहाँ भाग के जाओगे और किसी और पे इल्जाम डालोगे? बिल्कुल फारूक सत्तार साहब, गुफ्तगू आप फरमा रहे थे, आप भी और नादिर गबल साहब आपका भी शुक्रिया। और आखिर में जाते जाते सिर्फ इतना सा है, और खुरम गुजार आप भी हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। इन वाक़यात पे नज़र रखिए क्योंकि आप लोग ये जो वाक़यात पहुँचा रहे हैं, वरना तो अगर हुकूमत वक्त पे छोड़ दिया जाए तो शायद ये चीज़ें सामने भी नहीं है। सिर्फ आखिर में जाते आते ये कि एक तो ये फारूक भाई ने कहा कि ये जो टैंकर माफिया, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सिर्फ इतना याद दिला दूँ कि मेरे ख्याल से 3-4 दिन पहले इफ्तार पार्टी में गालिबन एमक्यूएम पाकिस्तान ने वो की थी इफ्तार पार्टी, उसमें ये टैंकर माफिया के टैंकर एसोसिएशन माजरत के साथ एसोसिएशन के जो सदर थे महसूस साहब, उन्हीं के साथ आप इफ्तार कर रहे थे। पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब ये बात कहने का वक्त नहीं है कि बाइक वाले क्योंकि यूं चलाते हैं और यूं चलाते हैं इसलिए ये हादसात हो रहे हैं। अगर बाइक वाले यूं चलाते और यूं चलाते तो वो ट्रैफिक पुलिस पकड़े जो इस वक्त सड़कों पे, जो इस वक्त माजरत के साथ ईदी मुहिम पे लगी हुई है। अगर वो ट्रैफिक पुलिस उन बाइक वालों को उसी वक्त पकड़ ले तो शायद इस तरह के वाकयात ना है। क्योंकि वो ईदी मुहिम में लगे हुए हैं इसलिए बाइक वाले ना हेलमेट पहनते हैं और जिग जैग चलते हैं। और माजरत के साथ ये वक्त नहीं है ये बाइक जिग जैग वाले मामलात बताने का, क्योंकि जिसके घर से वो बच्ची चली गई, जिसका 15 दिन बाद ये बच्चा घर पे जो है दुनिया में आना था, जिस भाई का वो भाई चला गया, जिसकी शादी को 1 साल हुआ था, अगर हुकूमत वक्त मरहम नहीं रख सकती तो कम से कम ये चुपते हुए निश्तर भी ना चलाए। ये शहर कराची, इसको जीने दे, खुदारा इस शहर के साथ ऐसा जुल्म ना करें। बिल्कुल ऐसे ही, वरना आवाम जो है वो खुद मुश्तइल होकर सड़कों पर निकल आती है। अब वक्त हो जाता है एक छोटी सी ब्रेक का। बात तो इस पर करने के लिए बहुत है, लेकिन ब्रेक लेना भी ज़रूरी है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। दुनिया बोल है कि रमज़ान ट्रांसमिशन में आप सभी को एक मर्तबा फिर खुशामदीद। नेकी के बोल में हम आज आपको मिलवाने वाले हैं एक ऐसी कामयाब सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर खातून से। पाकिस्तान मेकअप इंडस्ट्री की मुमताज़ शख्सियत हैं मुसरत मिसबा साहिबा, जो कि 2005 से डिप्लेक्स स्माइल अगेन फाउंडेशन चला रही हैं और इनके फलाही इदारे में तेज़ाब गर्दी और मुख्तलिफ हादसात की शिकार ख़वातीन को माली मदद के अलावा उनकी जहनी सलाहियतों को भी निखारने में अपना अहम किरदार अदा कर रहा है ये इदारा। और मुसरत मिसबा साहिबा की तो खैर क्या ही बात है। आप आगे पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ ज़्यादातर 14 से 25 साल की ख़वातीन तेज़ाब या तेज़ाब गर्दी का शिकार हो जाती हैं, और उसके बाद ऐसी लड़कियों, ऐसी ख़वातीन को माशरा किस तरीके से रखता है और मुसरत मिसबा इनको किस तरह माशरे का कारामद हिस्सा बना रही है, इस पे तो हम बात करेंगे ही। आज हमारे पास एक नहीं 2 स्पेशल ख़वातीन हैं। दूसरी ख़ातून का मैं तारुफ़ कराऊँ, आपको जैसे मालूम होगा कि हमारी बहुत सारी जो बच्चियाँ हैं दे डू द MBBS, बिल्कुल, और फिर वो माशरे के उस भट्टी के नज़र हो जाती हैं कि शादी और उसके बाद घर बैठ जाती हैं। फ़ायदा नहीं होता नहीं MBBS करने होता, का, ठीक है ना, वो सीट भी गई और वो फिर माशरे का कारामद हिस्सा नहीं बन पाती ना। बिल्कुल। देन द स्टीरियोटाइप के जी उनको आप एक सिर्फ सांचे में देखें, उस एक सांचे में ही ढाल के देखें। तो एक ऐसा प्रोग्राम बनाया गया, इसका मकसद उन खातिन डॉक्टर्स को फील्ड में वापस लाना था जिन्होंने MBBS तो मुकम्मल किया, शादी और घरदारी की जिम्मेदारियों के बायस कभी प्रैक्टिस नहीं की। वैसे आई अपोज द वर्ड जिम्मेदारी, बिकॉज ये किसी एक फ़र्द की जिम्मेदारी नहीं होती जिसकी शादी होती है, दोनों की होती है। बट अभी MBBS खातिन डॉक्टर्स के लिए एक तरबियती प्रोग्राम का आगाज़ किया। मुख्तसर ट्रेनिंग थी और इसे करने के बाद खातिन फिर से मेडिकल प्रैक्टिस की अहल करार पाई। इस ज़बरदस्त इक़दाम के पीछे हैं डॉक्टर फ़राह ईसा और सैकड़ों घर बैठी हमारी ऐसी बहनों को कि जो
वापस उनको आप फील्ड में ले आई और इन्हें अब आलमी सतह पे इसकी पजीराई भी मिली है। हेल्थ केयर, एजुकेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और समाजी खिदमत के शोबे में गिरा कदर खिदमात के एतराफ़ में दुनिया की 200 पार लीडर्स में शामिल किया गया है। तो आज मुसरत मिसबा साहिबा और डॉक्टर फराह ईसा दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। हमेशा से जब भी कोई फीमेल गेस्ट मेरे शो में आती है, हमारे शो में आती है, मैं कहता हूँ लेडीज़ फर्स्ट, बट सिंस दे आर ऑल द लेडीज़, सो आई विल आस्क द लेडी ऑफ द हाउस टू स्टार्ट। मैम, लेडीज़ फर्स्ट, आप शुरू कीजिए। थैंक यू सो मच, आई एम हम्बल्ड एंड ऑब्लाइज्ड। अच्छा, सबसे पहले तो मैं अपने नाज़रीन को कहना चाहूँगी, दोनों ही ख़वातीन जो इस वक्त हमारे यहाँ बैठी हैं हमारे स्टूडियोज़ में, ये मेरे लिए इतनी फ़ख्र की और एज़ाज़ की बात है कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये दोनों मेरे लिए मोटिवेशन है, ये दोनों मेरे लिए इंस्पिरेशन है, और सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, मेरे ख्याल से इस वक्त जो भी आपको खातून देख रही हैं, जो भी घर में, सिर्फ खातून ही नहीं, जो भी मर्द हजरात भी देख रहे हैं, आपका नाम माशाल्लाह 200 लोगों में आया है ऊपर, पावरफुल लेडीज़ में, लीडरशिप में, और आपने तो माशाल्लाह कितना कुछ काम नहीं किया। मतलब काम क्यों, अगर हम शुरू करें तो ख़त्म ही ना होगा। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये आइडियाज़ कि भाई इस तरह की ख़वातीन, इनके ऊपर काम नहीं होता, जो एसिड बर्न विक्टिम्स होते हैं, और इनको लाना, इनको पावरफुल बनाना, इनको मोटिवेशन देना, ज़िंदगी की तरफ वापस लाना, ये कैसे मुमकिन किया आपने? आई थिंक थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप लोगों ने मुझे बुलाया हर साल की तरह। और मगर एक शिकायत है, कीजिए प्लीज़। कि वो खाली रमज़ानों में क्यों बुलाते हैं? नेकी तो पूरे साल होती रहती है ना। बिल्कुल ऐसे। तो देयर आर अदर इंटरनेशनल डेज़ जहाँ पे ख़वातीन का इस्तेहसाल होता है या उनके साथ ज़्यादती होती है, उसमें भी कभी कभी मुझे बुला लिया करें। बिल्कुल, ठीक है। जब कराची में होंगी ना, तब तक आपको हम ज़हमत दे देंगे। आप खुद बता पा गई, बस आपको सीधा हम यहाँ आप दोनों मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं। सो मैं समझती हूँ कि जब आपको कोई नेकी का काम सामने आता है और आप उसको करना चाहते हैं, तो वो अल्लाह ताला ने आपको मौका दिया है और उस मौके को गंवाना नहीं चाहिए। मेरा ताल्लुक़ क्योंकि ब्यूटी फील्ड से रहा, तो सब खूबसूरती और हर चीज़ जो कि बेहतर हो सकती है, ग्लैमर, यू नेम इट एंड इट्स ऑल देयर। और ऐसे में एक बच्ची जो है वो आके मुझे कहती है कि आप मुझे ठीक करें, और जिसका चेहरा मस्क हुआ हो, जिसकी एक आँख नहीं थी, जिसकी नाक की जगह सुराख था, जिसकी चिन और नेक जो था वो जुड़ा हुआ था, और एक हाथ ज़ख्मी था। तो जब उसने ये कहा कि मुझे आप ठीक करें क्योंकि आप इतनी बड़ी ब्यूटिशियन है, मेकअप करें, ऑब्वियसली देयर वाज नथिंग दैट आई कुड डू बट टू टेक हर टू द मेडिकल फैसिलिटी। वहाँ से फिर ये ख्याल आया कि अगर मैं एक के लिए कुछ कर सकती हूँ तो क्यों ना मैं कुछ और बच्चियों के लिए करूँ। तो आई प्लेस्ड एन ऐड मुख्तलिफ न्यूज़पेपर में कि अगर आप तेज़ाब या मट्टी के तेल से जली हो तो फ़ना तारीख को मेरे पास आ जाए। मैंने दिल में ये सोचा था कि 2-4 बच्चियों का मैं और ऑपरेशन करवा सकती हूँ। जानती थी कि एक ऑपरेशन से फ़र्क नहीं पड़ता, एक लंबा सिलसिला होगा, 4, 6, 10 जो भी था। 42 लड़कियाँ आई थी, 42 गर्ल्स फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान who were either being burnt by acid intentionally, यानी कि फेंक के जलाया गया, या हादसाती तौर पे, या फिर आग उनके ऊपर लगाई गई हो, तेल छिड़क के आग लगा दी। अब जब वो 42 लड़कियां आई तो मैंने कहा अल्लाह मियाँ, मैंने सिर्फ 2-4 ही मांगी थी, इतनी मेरी औकात नहीं है, बट अल्लाह ताला आपकी नीयतों को आपका देता है। और वो फिर सिलसिला जब शुरू हुआ तो पहले ही यानी कि साल नहीं हुआ तो 42 गर्ल्स वर देयर फॉर मी टू टेक केयर ऑफ़ देम। उनका इलाज होता है, उनके इलाज के दौरान उनको हम लोग कोई ना कोई हुनर सिखाते हैं, बिकॉज़ उनको सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, स्पेशली ख़वातीन के लिए। उसके बाद फिर उनके लिए कोई जॉब ढूंढना, और जॉब ढूंढने के बाद फिर हम इस हीनियस क्राइम के का यानी कि लोगों को उसकी आगाही देना, ठीक है, और फिर रियासत को भी झंझोड़ना कि प्लीज़ कुछ तो करें। मतलब जब तक हो नहीं जाता उस वक्त तक कानून बदलते नहीं हैं। मतलब इट्स बेटर के होने से पहले अगर इस तरह के मामला कर लिए जाएं तो। अच्छा, अब आपने देखा कि किस तरीके से मुसर्रत साहिबा माशरे को जो है वो खूबसूरत बना रही हैं, और इसी तरह डॉक्टर फराह, ये एक बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है। हम हमेशा से तनकीद करते थे इस पे कि ऐसा होता है, ऐसा क्यों होता है, ये हमारा एजुकेशन सिस्टम कमज़ोर है, हमारा फैमिली सिस्टम कमज़ोर है, हमारा फैमिली बिलीफ कमज़ोर हो गया है कि जिसको हम शादी करके ला रहे हैं सिर्फ एक लेबल लगवाने के लिए कि अरे भाई बहू डॉक्टर है, दैट्स इट। बट देन व्हाट केम इनटू योर माइंड कि आप सिर्फ तनकीद ना करें बल्कि इसको पूरा एक प्रोग्राम बनाया,
कितनी लड़कियां जो हैं वो इससे इस्तेफादा कर चुकी हैं? बहुत शुक्रिया, पहले तो आपने बुलाया मुझे और इतनी इम्पोर्टेंट जो डिस्कशन है वो आप कर रहे हैं यहाँ पे आज। इससे अभी तक मैंने जो है वो 3000 प्लस डॉक्टर्स को ट्रेन किया है, जिसमें दे आर रेंजिंग फ्रॉम ऑल एजेस, लाइक 25 साल की उम्र से लेके 60 तक की फीमेल्स जो प्रैक्टिस में थी, प्रैक्टिस छोड़ दी, बीच में ज्वाइन कर लिया, बच्चे हो गए, शादी हो गई, बाहर चले गए, डिफरेंट प्रॉब्लम्स की वजह से जो पाई। और स्टार्ट ये ऐसे हुआ था कि मैं ख़ुद बाहर से आई थी वापस, और ईसा लैब की डायरेक्टर भी हूँ मैं। लेकिन ये कि हुआ असल में ये कि जब कोविड आया तो उस वक्त हम एक्सपो सेंटर देख रहे थे और वी वर डूइंग वॉलंटरी केयर ओवर देयर। वहाँ पे कोई डॉक्टर जाने नहीं चाहता था काम करने के लिए, तो इतना गैप आ गया। इवन हमारी जो अपने डॉक्टर्स जो अपनी हमारी फैसिलिटी पे थी वो भी घबरा रहे थे। तो जो डॉक्टर्स जो घर में बैठी हुई थी ना, उन्होंने कहा कि हाँ वी कैन ट्राई, बट हमें आता नहीं है क्योंकि हम आउट ऑफ टच हैं, वी आर नॉट इन द प्रोफेशन, लेकिन वी वांट टू कंट्रीब्यूट। उसमें जो है वो जल्दी आई डेवलप्ड अ प्रोग्राम, क्योंकि मेरे मास्टर्स क्लिनिकल एजुकेशन में था। तो मुझे ये था कि एक ऐसा फास्ट ट्रैक प्रोग्राम हो कि जिसमें जो है वो ये आके, चाहे कोई भी फील्ड हो, चाहे वो जनरल मेडिसिन हो, चाहे वो ये हो, उसमें ये वापस आके रिटर्न करें। तो वी स्टार्टेड अ पायलट प्रोग्राम, और उसमें फिर दे कुड चूज़ कि किस में उनको जाना है, क्या करना है। तो दे केम एंड 6 months to a year की उनकी ट्रेनिंग थी। शुरू में तो खैर कोविड के टाइम में तो बहुत ही एक्सप्रेस था, लेकिन ये कि अब जो है वो उनको 1 year 6 months का या से 1 year तक, 1.5 साल 2 साल तक की ट्रेनिंग, डिपेंडिंग ऑन व्हाट दे वांट टू लर्न, वो करवाते हैं। और फिर माशाल्लाह दे आर ऑल वर्किंग, आ खान से लेके डिफरेंट फैसिलिटीज़ में माशाल्लाह वो काम करें। और आई थिंक इसमें सिर्फ एजुकेशन का नहीं था, आई थिंक कॉन्फिडेंस का भी था, क्योंकि वो हमेशा देखते थे अपने आप को कि उनके बाकी सारे जो लोग हैं क्लास फेलोज़ वो आगे बढ़ गए और हम अब शुरू करेंगे, नहीं यार कैसे करें। वो एक मेंटल ब्लॉक, फैमिली का जो प्रेशर होता है, या आप कहते हैं ना बच्चे कैसे देखेगा, कौन देखेगा, वो वर्किंग ऑफ स्केड्यूल्स एंड हाउ टू आई थिंक। तो मुझे ये लगता है कि मुझे भी देख के उनको काफ़ी वो फील हुआ कि एक वुमन है, मैं भी कर रही हूँ, तो हम भी कर सकते हैं। तो आई थिंक ये था, और अल्लाह ताला का आई थिंक बहुत वो था, क्योंकि नीयत, जैसे मुसरत ने कहा कि नीयत अच्छी हो तो अल्लाह ताला खुद ही मदद करता है। तो आई फील दैट आई हैव एम्पावर्ड देम, और वो अब घर का पहिया चलाती हैं तो ज़्यादा इज्जत होती है उनकी। बिल्कुल ऐसे पहले शायद नहीं होती थी इतनी, लेकिन अब थोड़ी सी ज़्यादा हो गई। डॉक्टर साहिबा एक चीज़ है कि इट्स बियॉन्ड दैट, नॉट ओनली घर का पहिया चलाना, इट्स द हेल्थ सिस्टम का पहिया चलाना, हेल्थ का सिस्टम। मैं आई वाज वंडरिंग कि आपने, चले एक होता है सोची, फिर ऐसी ख़वातीन को इकट्ठा करना, तो आपने किस तरह से उन्हें एक तरफ गैदर किया? एक्चुअली बिफोर प्रायर टू दैट मैंने थोड़ी सी ट्रेनिंग्स शुरू कर दी थी, लेकिन इस तरह से मैसिव स्केल पे नहीं की थी। ऑन द साइड आई वाज डूइंग इट कि लोग कहते थे डॉक्टर फराह बाहर से पढ़कर आई हैं, हमें अपस्किल कर दें, हमें बाहर जाना है, हम वी आर नॉट रेडी टू गो आउटसाइड, तो हमें अपस्किल कर दें या ट्रेन कर दें, रीट्रेन कर दें। बहुत सारे लोग कनाडा US से वापस आते थे मुझसे सीखने के लिए। तो मेरी ना डेटा, और मैं फ्री लेक्चर्स लेती थी। हाँ ये था कि मैं फ्री सेमिनार्स फ्री कंडक्ट करती थी ताकि वो अपस्किल हों, और मुझे पता था गैप सारे मेरी पढ़ाई में और यहाँ की पढ़ाई में थोड़ा सा गैप हो रहा था, तो आई वांटेड टू फिल द गैप। तो वो मैं फ्री लेक्चर्स लेती थी, और लोग मुझे कहते थे क्या कर रही हैं डॉक्टर फराह, फ्री में ले रही हैं, तो आपसे बेहतर हो जाएंगे। मैंने कहा हूँ बेहतर, बेशक, अगर ऐसा है, हर उस्ताद, हर माँ बाप चाहते हैं उनके बच्चे उनसे बेहतर हो, तो उस्ताद भी माँ बाप की तरह होता है, वो चाहता है बेस्ट फॉर देयर स्टूडेंट्स, एंड आई वांट द बेस्ट फॉर माय स्टूडेंट्स। आई वांट देम टू बी सो कॉन्फिडेंट कि अगर वो बाहर भी जाते हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो सर उठा के करें। सर उठा के करें, ये नहीं कि ये पाकिस्तान से आया कम है। पाकिस्तान को आप रिप्रेजेंट करें तो आप यू आर एज इफ नॉट बेटर देन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। वी आर स्मार्टर एंड वी आर, हम लोग बड़े मल्टी टैलेंटेड, मल्टी फैसेटेड होते हैं। हम इतनी चीज़ों से गुजर के मतलब लाइफ अपनी गुजारते हैं ना, मतलब नॉर्मल से हट के हमें सोचना पड़ता है। दूसरा जो चीज़ है जो मैंने शुरू की है वो ट्रांसजेंडर्स की एजुकेशन तो हेल्थ में आने के लिए, क्योंकि हमारे साथ बहुत बड़ा अलमिया ये है कि वो जब हॉस्पिटल जाते हैं तो उनको ये होता है कौन से वार्ड में डालें उनको, मेल में कि फीमेल में, उसमें टाइम गुजर जाता है डिसीजन में। और फिर डॉक्टर्स जब तक आते हैं तो वो फीमेल डॉक्टर देखेगा, मेल डॉक्टर देखेगा, उसमें बहुत सारे लोग ख़त्म भी हो जाते हैं।
तो एक मैं चाहती हूँ कि ऐसी फैसिलिटी मैं बनाऊँ जो ट्रांसजेंडर्स के लिए डेडिकेटेड हो, जहाँ पे उनका इलाज होता हो, जो अभी हमारे पास ऐसा नहीं है। ज़बरदस्त। यानी कि आप दोनों की गुफ्तगू से मैं ये खस कर पाया हूँ कि जहाँ हम एज लेमैन हमारे दीगर मसाइल हैं, आप लोग माशरे का वो मसला देख रहे हैं जो एक लेमैन की नज़रों से ओझल है। मैम मुसर्रत, इतने सालों से आप ये काम कर रही हैं, मैं चाहूँगा हमारे साथ मुख्तसरन एक, वैसे बहुत सारी सक्सेस स्टोरी होंगी और मेरे लिए वो 42 लड़कियाँ, 42 ही थी ना, वो 42 लड़कियाँ जो पहली बार में ही घर से निकल के आ गई, उस स्टिग्मा को पीछे छोड़ के, वो अपने आप में सारी सक्सेस स्टोरीज़ हैं। बट ऑन द कॉन्ट्ररी कोई ऐसी एक सक्सेस स्टोरी जो आज हमारे प्लेटफॉर्म पे आप शेयर करना चाहें? मैं बताऊँ आपको कि अब हमारे पास 900 प्लस वुमेन है, और जिसमें बच्चियां भी हैं और यंग लड़कियां और बड़ी उम्र की ख़वातीन भी हैं जो शायद 10-12 साल पहले जलाई गई और उनका इलाज नहीं हो सका। कुछ लड़के भी हैं जिनके साथ ज़्यादती भी हुई है और हादसाती तौर पे भी हमने लोगों को उनका इलाज शुरू किया, क्योंकि वी रियलाइज़ दैट अगर घर में आग लग जाती है, चूल्हा फट जाता है, और अगर कोई लड़का उसकी जर्द में आ जाता है, उसका इलाज तो कर लेते लेकिन लड़कियों का नहीं करते। सो इस तरह से इस चीज़ को भी हमें नज़र पे रखना पड़ा। 900 लड़कियां प्लस और 900 डिफरेंट कहानियाँ। मतलब अगर आप किसी भी कहानी के ऊपर देखेंगे तो आपका दिमाग ये कहेगा कि ये हम कैसे लोग हैं, हम कैसे मुसलमान हैं। और ये सोचें कि रमज़ान जैसे मंथ में भी ये हादसात और वाक़यात हो रहे हैं, जहाँ पे तेज़ाब फेंक के जला दिया और वो बच्ची मर गई, कराची में हो चाहे दूसरे किसी शहरों में, इंटीरियर्स वहाँ में हमारे पास कमी पहुँचते हैं। तो मैं आपको एक वाक़या ये बता सकती हूँ कि ये तो मत होता है ना कि भाई शादी से इनकार कर दिया तो जेलिस है, तो या जहेज़ कम लाए तो फेंक दिया और आग लगा दी, या विरासत के किस्से होते हैं तो उसमें मार डालो ताकि ये हिस्सा हमें मिल जाए जी। लेकिन कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि एक घर में जहाँ पर दादा मौजूद हो, दादी मौजूद हो, ठीक है, तो एक अजीब प्यार और मोहब्बत का माहौल होता है। और उस घर में अगर बहू की चौथी लड़की पैदा हो गई है तो दादे ने अपनी तीसरी या दूसरी जो लड़की थी, जो कि शायद 6 साल की थी बच्ची, ठीक है, उसकी पोती, उसने उसको जलते तंदूर में फेंक दिया। उस बच्चे की चीख सुन के माँ गई और उसने वहाँ गांव में वो लोग लगाते हैं जिस तरह, उसमें उसने उसको निकाला और उसके बाद फिर वो हॉस्पिटल लेके भागे, बच्ची बच गई है अल्हम्दुलिल्लाह। अब वो पढ़ भी रही है और हम उसको स्कॉलरशिप वगैरह देते हैं। बट व्हेन आई आस्क्ड द मदर, आई सेड आपने उसके ख़िलाफ़ FIR क्यों नहीं कटवाई? तो कहती है मेरे मियाँ ने कहा कि माँ बाप के लिए तो उफ़ भी नहीं करते, तो तुम या तो उसको माफ़ कर दो मेरे बाप को, या फिर बच्चियों को लो और अपने घर चले जाओ। नो चॉइस, नो चॉइसेस। वो कहती है मैं रोज़ाना देखती हूँ उस बाबी को, और उससे पूछा भी, मैं कहा डिड यू आस्क हिम कि क्यों ऐसा किया? तो कहती है कि उसने कहा मेरे पर जिन आ गया था। कैन यू इमेजिन कि ये इतना प्यारा रिश्ता, मतलब आप बाकी सारे रिश्तों को एक तरफ रख लें, ये दादा और नाना और नानी दादा और दादी नानी, ये कितना प्यार का रिश्ता होता है, और वो भी एक छोटी बच्ची को आपने जला दिया। उस शख्स की जहन, उस बेटे का जहन, ये सारी की सारी जो हमारे रवैये हैं, इनको भी बदलने का वक्त है। और उसको बदलने के लिए इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाया जाए। चलो तालीम का फुकदान है, लेकिन कोई ऐसा घर है जिसमें कुरान नहीं पढ़ाते हो या किसी ने ना पढ़ा हो? बच्चों को तो जब बिस्मिल्लाह शुरू करते हैं तो मिठाई बांटते हैं, और जब कुरान ख़त्म होता है तो सबको बुला के खाना भी खिलाते हैं। लेकिन उनको कुरान से हाथ धो दिया जी, और हमने अपना फ़र्ज़ पूरा कर लिया। सो एक शऊर जो है वो घर की तरबियत से होता है। माँ बाप जो हैं वो अपने बच्चे और बच्चियों को अच्छी तरबियत दें, गुनाह सवाब का फ़र्क बताएं, झूठ और सच का बताएं,
बहुत सी चीज़ें जो कि घर से शुरू होती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। ये तो कहानियाँ इतनी दर्दनाक हैं, अगर हम सुनाना शुरू कर दें तो मेरे ख्याल से हमसे भी बर्दाश्त ना हो जो अभी आपने बताया। अब टाइम असल में हमारे पास बहुत शॉर्ट है, लेकिन मेरे पास अभी टाइम है। किचन सेगमेंट का, बोल के जायके का सेगमेंट होता है। मैं चाह रही हूँ कि आप आज मुसरत मिसबा साहिबा मेरे साथ किचन चले, सारी गुफ्तगू हम कंटिन्यू कर सकते हैं। आप चलेंगी मेरे साथ आज खाना बनाने के लिए? हाँ, मैं रोज़े का इम्तिहान ले रही हूँ। चलिए अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हमारे पास ये दो इंस्पिरेशनल और मोटिवेशन से भरपूर ख़वातीन जो थी मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया फ़राह साहिबा तशरीफ़ लाने के लिए। आपका भी मुसरत साहिबा बहुत तशरीफ़ लाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हाज़िर होते हैं। कॉपी पेंसिल संभाल लीजिएगा कि आज एक स्पेशल रेसिपी बनने वाली है। लेट्स टेक अ ब्रेक। गोल के जायके में एक मरतबा फिर खुशामदीद, और मेरे साथ इस बार मौजूद है मुसरत मिसबा साहिबा। अभी आप कुछ देर पहले, ब्रेक से पहले आप देख रहे थे, तो हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद थी। मैंने उनसे ऑन एयर रिक्वेस्ट की कि भाई ज़रा मेरे साथ किचन में भी चलें, वहाँ अब मेरा दिल नहीं भर रहा आपकी बातों से, तो मैं उनको अपने साथ किचन में भी लें। एंड शी इज़ सो स्वीट, उन्होंने कहा बिल्कुल चलते हैं और मेरे साथ किचन में आ गई। भाई बहुत बहुत शुक्रिया तहे दिल से आपके आने का। तो मैंने सोचा जो बातें आदि वहाँ रह गई है ना, वो हम यहाँ कंटिन्यू करेंगे। मैं साथ साथ पकाती भी जाऊँगी और आप बताती जाएंगी। तो पहले मैं ज़रा नाज़रीन को बता दूँ को इस पकवान को सजाने और बनाने में हमारा साथ दे रहे हैं डालडा। जहाँ मामता वहाँ डालडा। 80 सालों से ज़ायद तमाम माओं का एतमाद और भरोसा डालडा ही पर है। और आप देख सकते हैं डालडा ने थ्रू आउट रमज़ान बड़ी ही स्पेशल पैकेजिंग इंट्रोड्यूस करवाई है। आपा अगर आपको याद हो ना, पहले इनके पैकेजेस ऐसे लेट जाया करते थे, जो लिटर वाला पाउच था। अब ये देखें इतना ज़बरदस्त पाउच आ गया है। ये पाउच गिरता नहीं है, आप इसे कहीं पे भी यूँ इस्तेमाल करें, इसका ढक्कन आप लगाएं और आप इसको आराम से रख सकते हैं और ज़ाया भी नहीं होगा। और इसके अलावा डालडा दे रहा है ईद से पहले ईदी 250 रुपये तक की बचत। तो भाई देर किस बात की है, जाइए अपनी पसंद से जो भी ऑलिव ऑयल, बनास्पति, कुकिंग ऑयल जो लेना चाहते हैं आप लीजिए। और इसके साथ साथ हमारा साथ दे रहे हैं सोब्रूसो की जो आइटम्स हैं उनकी तो खैर क्या ही बात है। पूरा रमज़ान आप ख़त्म कर, रमज़ान भर में मैं कहती हूँ 2-2, 3-3 चीज़ें बताएं, लेकिन इनकी चीज़ें ख़त्म नहीं होती। इतनी वास्ट वैरायटी है सोब्रूसो की, और हम आपका ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे मैं कुछ ना कुछ इनका बना रही होती हूँ। ना ये अपनी क्वालिटी पे, ना चिकन पे, ना पैकेजिंग पे, किसी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। पीछे सारे इंग्रेडिएंट्स, एक्सपायरी डेट मेंशन्ड होती है। एंड लास्ट बट सर्टेनली नॉट द लीस्ट, मरबा शरबत गुलबहार, शरबत गुलबहार भी कह सकते हैं इसको, अगर ज़्यादा आप अच्छी उर्दू में बात करना चाहें। फलों, फूलों और जड़ी बूटियों के अर्कियात से तैयार करदा ऑर्गेनिक सिरप है ये, और ये इतना ज़बरदस्त है ये मैं इसको मीठों में भी इस्तेमाल कर लेती हूँ। मैं इसको दूध के साथ भी बना के दिखा चुकी हूँ। 2 से 3 डिशेस भी जो मैंने बनाई तलबीना, उसमें भी मैंने इसका इस्तेमाल किया। और साथ साथ इनकी एक अनाउंसमेंट जो मैं डेली बेसिस पे करती हूँ, अगर आप समझते हैं कि आप अच्छा पकाना जानते हैं, आपके अंदर शेफ़ छुपा है, आप कोई डिश बहुत अच्छी बना सकते हैं या बना सकती हैं, तो भाई देर नहीं करना है, अच्छा सा कंटेंट क्रिएट करना है आपको। वीडियो की सूरत में वो सारी रेसिपी तैयार करके, रिकॉर्ड करके बोल के फेसबुक पेज पर अपलोड कर दीजिए। ओहो, बचत हो गई गिरने से। बोल के फेसबुक पेज पर आप उसको अपलोड कर सकते हैं। और अगर आप जीत गए तो ये बाइक, आपा ये बाइक हम देने वाले विनर को। ये बाइक जनाब विनर के घर जाएगी। ये जो मरहबा की तरफ से आपको बाइक दिखाई दे रही है, उसके अलावा जो LED टीवी है वो जाएगा दूसरे इंसान को, जो हमें दूसरे नंबर पे, यानी कि रनर अप जो भी होगा, वो रेसिपी हम उसको दे देंगे। जो रेसिपी, जो विनर की रेसिपी होगी ये उसको जाएगा। और ये दोनों चीज़ें आपके घर भी जा सकती हैं। अगर एक ही घर से, ये मैं सबको सजेशन दे रही हूँ, आप एक ही घर से ना 2-3 लोग बना के भेजें, ताकि भाई दोनों चीज़ें आपके घर ही चली जाए एक साथ, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। नॉटी गर्ल। अच्छा जनाब, अब हम बढ़ते हैं अपनी रेसिपी के जानिब। रेसिपी को मैं वैसे ओरली थोड़ा सा बता देती हूँ, रेसिपी कार्ड थोड़ी देर में शेयर किया जाएगा। हम बना रहे हैं आज क्रीमी चिकन पास्ता। बच्चों बड़ों सभी का फेवरेट होता है। जैसे ही रेस्टोरेंट जाते हैं फटाफट हम देखते हैं पास्ता किधर है, वो क्रीमी वाइट सॉस वाला, जिसे हम अल्फ्रेडो पास्ता जो होता है ना, वो उससे थोड़ा सा फ़र्क होता है, उसका पास्ता डिफरेंट होता है, ये थोड़ा डिफरेंट है। ये और आसान मैंने पास्ता जो है वो एक ईजाद किया है, आप समझें, ताकि घरों में आप उसको ईजिली बना सकें। टाइम हमारे पास आपका होता है कम असल में, तो मैं चीज़ें ऑलमोस्ट डन करके रखती हूँ, और इनको ये मशवरा भी देती हूँ कि अगर आपको कुछ बनाना है आप भी ऐसे हाफ डन करके रख लें, ताकि बनाने किचन में आप जाएं और झटपट तैयार कर लें। अच्छा, इसके लिए इस्तेमाल होगा पास्ता। यही वाली शेप लेनी है, ये मैंने बॉईल करके 1 चम्मच नमक में
और अगर आप जो देख रहे हैं कि ये इस तरह चमक क्यों रहा है, तो मैं बता दूं कि इसके ऊपर मैंने डालडा का ऑलिव ऑयल, जी हाँ मेरा फेवरेट डालडा का जो ऑलिव ऑयल है एक्स्ट्रा वर्जिन, वो मैंने डाल के उसको मिक्स करके रखा है ताकि ये आपस में ना जुड़ें। अच्छा, इसके अंदर जाएगा चेडर चीज़ और ये है मोज़रेला चीज़। ये पूरे मीडियम साइज्ड पैकेट्स हैं, इनको हमने क्रश करके श्रेड करके यहाँ पे रखा हुआ है। जाएगा इसके अंदर मैदा, ये 1 से 1.5 कप मैदा है, ये मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। इसमें जाएगी क्रीम, एक जो डिब्बा क्रीम का होता है किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं, वो आप इस्तेमाल करें। साथ में जाएगा मार्जरीन, ये भी आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा सॉल्टेड लीजिएगा, अनसॉल्टेड ना लीजिएगा। अच्छा, केचप आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन ये मैंने जस्ट डेकोरेशन पर्पस के लिए रखा है, इसमें ऐसा कुछ शामिल नहीं होगा, तो ये ऑप्शनल है। साथ में इसमें जाएगा वाइट पेपर, हाफ़ टी स्पून, 1 भी डाल सकती हूँ मैं, क्वांटिटी चेक करूँगी अकॉर्डिंगली, जितना क्वांटिटी हो आपसे भी यही मैं कहूँगी कि आप अकॉर्डिंगली डालें। ज़्यादा तेज़ खाना चाहते हैं तो आप उससे तेज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। रेड चिली नहीं जाएगी इसके अंदर, ये सिर्फ ब्लैक पेपर और वाइट पेपर इस्तेमाल होगी। साथ में इसमें जाएगा पार्सले, ड्राई फॉर्म में हो, ये ड्राई फॉर्म वाला पार्सले, दरमियान वाला पार्सले, सबके ये सारे बहन भाई लग रहे होंगे आपको इस वक्त, ऑरिगेनो, पार्सले और मिक्सचर, लेकिन ये ऐसे सब अलग अलग हैं और इनकी जो स्मेल है वो सबकी अलग अलग है। तो ये मिक्स हर्ब्स जाएंगे थोड़े से, हाफ़ टी स्पून जाएगा पार्सले। अगर वो आपको फ्रेश फॉर्म में मिल जाता है तो आखिर में आप ऊपर से डाल सकते हैं। और ऑरिगेनो है, ये ऑरिगेनो पाउडर की सूरत में भी डाल सकते हैं और ऐसे लीव्स की सूरत में भी डाल सकते हैं। अच्छा जनाब, और ये बनेगा कैसे? इसमें जो चिकन मैं इस्तेमाल करूँगी वो ये है भाई, सोब्रूसो के क्रिस्पी चिकन स्ट्रिप्स हैं ये भाई, इनको फोकस करके दिखाइए, ये और ये अगर आपको याद हो मैंने काफ़ी जगह इस्तेमाल किए हैं। वैसे तो ये जो पास्ता बनता है आपका, ये ना नॉर्मल चिकन से बनता है, लेकिन मैं सोब्रूसो की इतनी बड़ी फ़ैन हूँ, मैं हर चीज़ में बस सोब्रूसो की चिकन को ज़रूर ऐड करती हूँ। आसानी होती है, क्रिस्पी है, ये ज़्यादा टेस्ट भी इसका इन्हांस हो जाता है। तो अच्छा, हम फिर इसको पकाना शुरू करते हैं। अभी मैं कर रही हूँ इसका चूल्हा तेज़, ताकि थोड़ा सा ये ड्राई हो जाए। ये हाँ, ये तो ड्राई मिला है आज हमें। अब मैं इसमें डालती हूँ डालडा। ये देखिए जनाब, डालडा जाएगा इसके अंदर, ये देखिए जहाँ मामता वहाँ डालडा। अच्छा आपा, अभी हम ऑफ एयर बात कर रहे थे एसिड बर्न विक्टिम्स की और अलावा भी जो हादसा हो जाते हैं, तो जैसे ही मैंने चूल्हा जलाया तो मुझे वही बात याद आ गई। तो मैं चाहूँगी आप हमारे व्यूअर्स के साथ भी वो सारी बातें शेयर करें। बिल्कुल, आई थिंक जब आप लोग किचन में होते हैं तो वहाँ एहतियात बहुत ज़रूरी होती है। बिल्कुल, बहुत से हादसात होते हैं जो कि बदएहतियाती की वजह से होते हैं, और स्पेशली अगर छोटे बच्चे आसपास हों जी, तो और आप कुकिंग कर रहे हो तो आप उनको प्लीज़ किचन में ना आने दें, क्योंकि वो भागते दौड़ते हैं, कभी हाथ लग गया कर देते हैं, और लाइक गरम पतीले जो होते हैं वो गिर जाते हैं, या आपने उठा के नीचे रखा और वहाँ पे बच्चा आ गया और उसने हाथ डाल दिया। जी, तो ये ऐसे तो बहुत सुनने में आता है। बिल्कुल। एंड देन ऑफ कोर्स जब आप कुकिंग कर रहे होते हैं तो आप अपने आप को भी ख्याल रखते हैं कि आपके बाल, आपके कपड़े, आपके दुपट्टे, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो दूर रहें आग से, ताकि कोई खुदा ना खास्ता वाक़या ना हो जाए। कोई और वाक़या। वैसे आप माशाल्लाह इतना अच्छा काम कर रही हैं, वहाँ पे इतनी सारी ख़वातीन, 900+ ख़वातीन आपके पास हैं, आप क्या क्या उनको हुनर सिखा रही हैं वहाँ पर? तो आपको हैरान होंगी सुन के ये कि हमारी बच्चियाँ नर्सेज बन गई हैं। ओह माशाल्लाह। और वो बर्न वार्ड्स में काम करती हैं। ठीक है, हमारी बच्चियाँ जो हैं वो पढ़ाई लिखाई में एमफिल कर लिया है, कोई लॉयर बन गई हैं, और फिर उसके अलावा मतलब ग्रेजुएशन या इंटर या मैट्रिक तो बहुत कॉमन चीज़ है, वो कर रही हैं। आप तो उससे भी लेवल अप हो गए माशाल्लाह भाई, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और ये जितनी मैंने ये भी देखा है कि आप अपने सैलून पर भी उनको वहाँ पे रखी हुई होती हैं। ब्यूटिशियंस, वो अपने घरों से काम भी करती हैं, शेफिंग, बेकिंग, कुकिंग, वो भी आप सिखाते हैं उनको। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आप आके किस दिन सिखाएंगे उनको? बिल्कुल, आई वुड लव टू। बिल्कुल बिल्कुल, ज़रूर ज़रूर। वी नीड पीपल हु कुड कम एंड हेल्प देम फॉर देम टू फॉर लर्न। श्योर। मैं तो यकीन जानिए, मैं खुद ऐसा समझती हूँ कि मेरी ज़ात से मैं जिसको जो फ़ायदा पहुँचा सकूँ, क्योंकि मुझे लगता है यही ज़िंदगी है आपकी। अगर आप किसी के लिए कुछ अच्छा कर जाएं, स्पेशली रमज़ान में, तो वो रमज़ान में तो डबल ट्रिपल आपकी नेकियां हो जाती हैं। और अदरवाइज़ भी हमारे यहाँ होता है कि रमज़ान आने से हम ज़्यादा ज़रा वो हो जाते हैं मुसलमान, लेकिन मुझे लगता है कि ये हमें आम दिनों में भी ऐसा ही करना चाहिए, सिर्फ रमज़ान में ही नहीं। और जो सदका खैरात भी इवन हम करें तो वो सिर्फ रमज़ान तक ही नहीं होना चाहिए, आम हलाल
साथ आम मतलब दिनों कि में करना कितनी चाहिए। प्यारी चीज़ होगी कि आपकी ज़कात, आपकी खैरात, आपके सदक़ों से किसी की ज़िंदगी बन जाए। बिल्कुल। किसी की आँख अगर ज़ाया हो गई है और उसका ऑपरेशन हुआ और उसके अंदर थोड़ी सी भी बीनाई बाकी हो, ज़िंदगी भर आपको सदका जारिया। बिल्कुल ऐसे ही है लोग और मुझे लगता है माशाल्लाह से अब लोग ना समझ रहे हैं, अवेयरनेस आ रही है। और कराची में तो जितना चैरिटी होती है माशाल्लाह से पूरे साल, मैं तो ये देखती हूँ कराची में माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, और शहरों में होता है लेकिन कराची में ख़ास तौर पर सबसे ज़्यादा इस तरह से चैरिटी की जाती है और बहुत अच्छा लगता है। और जहाँ तक आपने बात की आके सिखाने की, तो मैं फॉर श्योर अभी ऑन एयर में कह रही हूँ आपसे, ये दैट्स माई प्रॉमिस, मैं आऊँगी और फॉर श्योर जो आप कहेंगी मैं उन्हें अच्छे से अच्छी चीज़ें सिखाऊंगी। और ये वो वाली चीज़ें आप ना जो ना घर में बना के वो डिलीवर भी कर सकती हैं। जी बिल्कुल, तो मैं तो क्योंकि ज़रूर ये ये करूँगी। ज़रूरी है ना। बिल्कुल। और आपको ये बात सुन के भी बड़ी खुशी होगी कि मैं पॉडकास्ट कर रही थी और मैंने आपके फाउंडेशन से कुछ एसिड बर्न विक्टिम्स भी बुलाए थे, उनका इंटरव्यू किया और जो कहानियाँ उन्होंने मुझे सुनाई, आप यकीन करें थोड़ी देर के लिए मुझे अपना पॉडकास्ट रोकना पड़ गया था व्यूअर्स, मैं आपको बताऊँगी, क्योंकि मैं सुन नहीं पा रही थी और मैं सिर्फ ये देख रही थी कि मुआशरे को हो क्या गया है, हमारे यहाँ क्या हो गया है, ये कौन से लोग हैं, कहाँ से आए हैं लोग, क्यों इनके अंदर इंसानियत नहीं है, दर्द नहीं है। खैर ये बड़ी एक अजीब सा एक अलमिया है ये। स्माइल अगेन का जो काम है ना फाउंडेशन का, वो सिर्फ ये नहीं है कि उनका हमने इलाज कर दिया, इलाज होने के बावजूद भी वो ठीक नहीं हो पाती हैं, लेकिन इसके बारे में आगाही देना, क़वानीन के हवाले से सज़ाएँ तो दें, बच्चियों को ये बताना पड़ेगा कि आप लोग जो हैं वो आगे बढ़ के बिल्कुल आगे बढ़ना है, करें। बिल्कुल आप FIR लिखवाएं उसको, कोई क़वानीन के हवाले से जो है वो आपने बिल्कुल सज़ा तो दिलवानी है। जी ऐसा ही है। लेकिन अच्छा मुझे ये बताएं, आप किचन में तो आप खड़ी हैं मेरे साथ, आप खुद पकाने से शगफ रखती हैं, शौक है आपको कुछ कुकिंग का? खाने से रखती हूँ। खाने से रखती हैं वैसे अच्छा अगर खाने से रखती है तो फिर क्या शौक से खाती हैं आप? हर चीज़, मुझे सब्जियां पसंद है, मुझे पाई पसंद है, मुझे जर्दा पसंद है मलाई के साथ। देसी फूड, देसी फूड भी खा लेती हूँ, मतलब अच्छा फूड होना चाहिए, है ना, ये होना चाहिए कि भाई खाना अच्छा होना चाहिए, शक्लन अच्छा, मतलब मैं आपका पास्ता जो है वो ट्राई करेंगी आप? जी जी फॉर श्योर। और ये देखिए आप तल गए, ये बिल्कुल आपने देखा। अच्छा सबरूसो की कमाल की बात ये है कि इनके प्रोडक्ट्स ना बिल्कुल जल्दी से बन भी जाते हैं और अंदर से इनके जो चीज़ें जो भी इंग्रेडिएंट जो भी चीज़ें उन्होंने इस्तेमाल की हैं वो सॉफ्ट होते हैं, बिल्कुल चिकन सॉफ्ट होता है। नाइस। जी ये देखें आप, तकरीबन हो गया है ना। अच्छा जी, अब मुझे जो है ना एक कढ़ाई की ज़रूरत है और चलो मैं लेकर आती हूँ। नहीं आप रहने दीजिए, नहीं आप नहीं जाइए वहाँ पर अभी आ जाएगी कढ़ाई। जी जी बिल्कुल, मैंने कह दिया हमारी टीम। जी जी तो ये देखिए बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो गया। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अब ये देखें दो आपसे मैं बातें करती गई हूँ और ये तैयार भी हो गया है, ये देखिए। और मैं इसका चूल्हा बंद भी कर रही हूँ और स्पेशली मैं उन सभी लोगों को जो देख रहे हैं बताना चाहूँगी कि भाई ये जो चूल्हे वाले काम होते हैं ना, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो चूल्हे वाले काम होते हैं ना, ये बहुत देखभाल के करें आप लोग। चूल्हा जलता नहीं रहना चाहिए, खामखा चूल्हा जल रहा है, गैस जल रही है, इन तमाम चीज़ों से इज्तनाब कीजिए, बड़ा डेंजरस होता है। ये देखिए आप, ये हो गया तैयार, बस हमने इसको यहाँ रख दिया है। ये सबरूसो का चिकन हमने फ्राई करके रख दिया। अब हम करेंगे अपना वाइट सॉस तैयार। मुझे ये चाहिए होगी कढ़ाई, तो अगर यहाँ चलें हम दूसरी कढ़ाई मंगवा लेंगे जब तक हमें दूसरी कढ़ाई मिलती है, क्योंकि हमें पास्ता जो है वो बड़ी वाली कढ़ाई हमारी होती है। यहाँ पे 2-3 चीज़ें होती हैं असल में, माशाल्लाह इतनी सारी चीज़ें पकड़ी होती हैं इधर उधर, तो हमें ज़रूरत जो है वो पेश आ जाती है बर्तनों की। जैसे अब ये लाइव शो है तो सारी चीज़ें लाइव दिख रही होती हैं, तो भाई कोई बात नहीं, आपके घरों में भी ऐसा हो जाता है, कभी कोई चीज़ नहीं मिलती, ऐसा होता है ना अक्सर घर में। जी मैंने जी जी बिल्कुल भाई, जैसी कढ़ाई मेरी मिल जाए तो मुझे लाकर दे दिया जाए ताकि मैं उसको मिक्स करना शुरू करूं। जब तक हम वाइट सॉस जो है अपना तैयार कर लेते हैं। वैसे अब तक मैंने वैसे ऐसा शेफ़ कुछ समर कैंप्स में क्लासेस दी थी छोटी बच्चियों को, और मुझे खुद अच्छा लगता है कि ऐसी चीज़ें बच्चियों को सिखाएं जो झटपट बन जाएं, अच्छी बन जाएं और काम आए। होता है ना पास्ता जी, ये जो चिपकता है उसको कैसे अलग ये देखिए मैंने इसके अंदर, आपको नज़र आ रहा है ये बिल्कुल चिपका हुआ नहीं है। जैसे ही ये आप इसको निथारते हैं ना, इसको रिंस करते हैं, उसी वक्त इसके ऊपर सबसे पहले डालना है ठंडा पानी।
और वो सारा हॉट वाटर रिंस करना है और उसके बाद आपने कोई अच्छा सा ऑयल, मैं तो ऑलिव ऑयल कहती हूँ, डालडा का जो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है 1 टेबलस्पून डाल के आप इसको ऐसे से मिक्स कर लें। पानी से गीला होता है, वो सारा ऑयल फैल जाता है। ये सब अलग अलग रहती हैं और क्योंकि ऑलिव ऑयल है तो वो हेल्दी भी होता है, आपके पेट में ऑलिव ऑयल भी जा रहा है, उससे वो चिपक खत्म, ये चिपकना ख़त्म हो जाएगी। और ये आप किसी भी पास्ता के साथ इजीली ये कर सकते हैं। अब इसके अंदर ये गया है जनाब बटर और मैं चूल्हा कर रही हूँ कम। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि जो वाइट सॉस होता है वो थिक भी हो जाता है, तो फिर जो है अगर आपके पास हाँ पानी नहीं, ज़रा सा दूध ऐड कर लेते हैं क्योंकि उसका जो जायका है वो पानी से ज़रा डिफरेंट हो जाता है। दूध से वो थोड़ा ज़रा अच्छा स्ट्रॉन्ग उसका वो रहता है। अच्छा, इसमें जा रहा है इसमें जाएगा मैदा। अब ये देखिए, ये मेरे पास ना तकरीबन 1.5 कप है। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ा कम कर लूँ क्योंकि ये जो रेसिपी मेरी है, जो चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं वो मैं इसमें ये सारा नहीं डालूँगी, ये वाइट सॉस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो मैं थोड़ा ही वाइट सॉस बनाने शुरू कर रही हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इसको ज़्यादा बढ़ाना चाहें तो आप वाइट सॉस दोबारा से बना के डाल दें। जी जी बिल्कुल बासानी। और वाइट सॉस ये एक ना मेन बेसिक रेसिपी है वाइट सॉस की। ये देखिए, ये एक बेसिक रेसिपी है। इसके अंदर आप चाहें वो जो चिली गार्लिक सॉस होता है या हॉट सॉस होता है वो डाल दें, क्रश्ड चिलीज़ होती हैं, कुछ लोग ग्रीन चिलीज़ का इस्तेमाल करते हैं। मतलब इसमें तो फिर ये बेसिक रेसिपी है और उसके बाद इसमें आप कुछ भी ऐड ऑन करते चले जाएं। कभी कभी ये थिक हो जाता है, जैसे एट टाइम्स होता है, मैंने लास्ट टाइम भी बनाया था, आप दूध डालें थिक हो जाता है, तो जो एग बीटर होता है वो आप बीट कर दें, 2 सेकंड लगते हैं इसमें। इसको स्मूथ कैसे करें? जी, एग बीटर जो क्या कहते हैं, एग बीटर होता है, अभी अगर यहाँ पर मौजूद हुआ तो मैं ज़रूर, वरना तो कोई ऐसी बात नहीं, मैं इन लोगों को बता देती हूँ कि भाई ये लाइव शो है, एट टाइम्स चीज़ें मुझे नहीं समझ आ रही होती हैं, नहीं अवेलेबल है कोई चीज़, तो आप इसको इस तरह से घर में भी कर सकते हैं। अब ये देखें, ये बन गया। अब मैं इसके अंदर अपनी ये सारी चीज़ें डालूँगी जो हैं, और ये इतनी बेसिक सी रेसिपी है, इतना टाइम भी नहीं लगता इसके अंदर। ये देखिए, ये गया वाइट पेपर गई इसके अंदर हाफ़ टी स्पून गई ये आपकी ब्लैक पेपर, और इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे बस, क्योंकि हम इसमें डालेंगे चीज़, तो नमक इसमें ज़्यादा नहीं पड़ेगा क्योंकि चीज़ ऑलरेडी नमकीन होती है, तो उसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। और ये जितने मिक्स हर्ब्स हैं और ऑरिगेनो है और ये है अपना पार्सले, तो थोड़ा थोड़ा अभी हम डालेंगे, लेकिन ज़्यादा हम ऊपर से डालेंगे इसको। ये हाफ़ टी स्पून से भी मैंने थोड़ा थोड़ा लिया है, ज़्यादा नहीं लिया है। गुड स्मेल, वो उसकी जो खुशबू निकल के आती है ना इन तमाम चीज़ों के साथ, वो अरोमा बहुत ज़बरदस्त होता है। अच्छा, अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे दूध जनाब, और मैं आपको अभी से बता रही हूँ कि अगर ये थोड़ा थिक भी हो जाए तो नेवर माइंड, आप लोगों के घर में एग बीटर्स तो होते ही हैं, आप एग बीटर को चला लें, ये बिल्कुल मिक्स हो जाता है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं होती घबराने वाली, डरने वाली। और अगर दूध चला गया ज़्यादा और आपको लग रहा है ओह ये तो ज़्यादा पतला हो गया, आप इसके अंदर वापस से मैदा ऐड कर सकते हैं। अगर मुझे अभी बीटर मिल जाता है भाई, हाँ जी, अगर अच्छा एग बीटर जो है वो अनफॉर्चुनेटली अवेलेबल नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप देख सकते हैं कि मैं अपने हाथ से इसको आराम से दबा रही हूँ। हमारा मेन सॉस ही यही है, आप ये तैयार हो गया, बस उसके बाद कुछ भी नहीं करना, फिर हमें सिर्फ कढ़ाई की ज़रूरत होगी कि जिसमें हम मिक्स कर सकें। और अगर कढ़ाई भी आपके पास अवेलेबल ना हो तो भी मेरे पास एक, वो क्या कहते हैं, जुगाड़ पाकिस्तानी अवाम जो है ना, आपको पता है, फिर हमारे पास सारे तौर तरीके मौजूद होते हैं। ये देखिए, अब ये जैसे गाढ़ा हो गया, मैंने इसमें और दूध ऐड कर दिया है, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा सोच रही हूँ कि पानी और ऐड करूँ, क्योंकि मेरे इसमें जाएगी अभी क्रीम और साथ में जाएगा ये चीज़, तो थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे पानी। ये देखें, अब ये स्मूथ होना शुरू हो गया। आप मुझसे पूछ रही थी ना स्मूथ कैसे होगा, ये देखिए खुद ही स्मूथ हो गया। और अगर जल्दी है तो एग बीटर चला दें आप इसके अंदर, सेकंड्स में स्मूथ हो जाता है, ये इतना टाइम ही नहीं लगता। अच्छा, मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ क्योंकि दूध मैंने काफ़ी ऐड किया, इसमें जाएगी क्योंकि चिकन, और फिर ये ठंडा होने के बाद मज़ीद हो जाता है आपका गाढ़ा, तो उससे बचने के लिए हम इसको इसी तरीके से करते हैं कि हल्का सा इसको थिन रखते हैं, कंसिस्टेंसी थोड़ी सी इसकी पतली रखते हैं। ये पक के सारा इसमें मिक्स हो जाएंगी। जो आपको हल्की फुल्की भी गिटलियाँ नज़र आ रही हैं, देखें अभी बड़ी थी, ये आप ज़रा फोकस करें, ये जो बड़ी थी अभी वो सारी छोटी छोटी होना शुरू हो गई हैं और ये मिक्स होना शुरू हो गया है और ये स्मूथनेस की तरफ आ रहा है। अगर आपके घर में एग बीटर मौजूद है या हैंड बीटर मौजूद है, आप जो 1 सेकेंड लगता है ये सारी चीज़ें स्मूथ हो जाती हैं। अच्छा जनाब, इसमें मुझे खुशबू से महसूस हो रहा है कि नमक की थोड़ी सी अभी कमी है, तो मैं थोड़ा सा नमक और डाल रही हूँ।
ये गया तकरीबन आधे से भी कम नमक है। हम इसको ना नॉर्मल रखते हैं, लाइक बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं रखते, माइल्ड रखते हैं, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो ऊपर से सॉस ऐड कर लेते हैं, क्योंकि हर कोई स्पाइसी नहीं पसंद करता। अच्छा, अब देखें ये सॉस ऑलमोस्ट तैयारी की तरफ है। ये हमारा रखा हुआ है चीज़, चेडर चीज़ एंड मोज़रेला चीज़ है, और ये इसके अंदर जा रहा है सारा, ये देखिए। और मैं थोड़ा सा बचाऊंगी डेकोरेशन के लिए ऊपर से, बस ये देखिए ये चला गया। अब जो ये था आपको कि ये पतला आपको महसूस हो रहा था, अब ये इसमें गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा, ये चीज़ इसमें मिक्स होना शुरू हो जाएगी। ये देखिए, ये देखिए, और ये अच्छा खासा गाढ़ा हो गया। हालांकि मैंने अपनी तरफ से इसको थिन रखने की भरपूर कोशिश की थी। इसमें अभी और भी पानी ऐड कर सकते हैं हम, अगर हमें थोड़ा सा पानी मिल जाए तो ये और अच्छा हो जाएगा, क्योंकि इसमें जाएगी क्रीम, तो पानी मिल सकता है हमें जी, अगर पानी मिल जाए। ये देखिए। और अभी भी मैं आपसे कहूँगी, घर में अगर आपको गुठलियाँ सी महसूस हों, अगर घर में ऐसे हो जाए कोई मसला नहीं है, थोड़ा सा दूध ऐड करें, थोड़ा सा पानी ऐड करें, कंसिस्टेंसी बिल्कुल ठीक हो जाती है। एग बीटर लगा लें, हैंड बीटर लगा लें। ये देखिए, जी 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 बिल्कुल, जी जी जी। बस इसमें हम पानी डालेंगे और हम चूल्हे को बिल्कुल हल्का कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। इसके अंदर बस आप मुझे पानी निकाल दीजिए थोड़ा सा, बस 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 बस, थैंक यू सो मच। बस ये देखिए जनाब, पानी आ चुका है, और मैं थोड़ा पानी इसलिए ऐड कर रही हूँ कि ये थोड़ा सा पतला हो जाए। भाई देखिए आपा, ये जो लाइव शो होता है ना, इसकी खूबसूरती यही होती है। मुझे ये लाइव शो जो है ना इसीलिए पसंद है। काश कि ये इतना चौड़ा फ्रेम होता, मैं आपको दिखाती यहाँ कौन सी भागा दौड़ियाँ हो रही। वैसे ना BTS शॉर्ट्स बनने चाहिए, और फिर जो भाग रहे थे ना लोग, उनको यहाँ टैग भी करना चाहिए। अच्छा, ये देखिए पानी इसमें जा चुका है। अब ये आखिर में ये ज़रा सा चूल्हा तेज़ करके, और मैंने इनको किया मिक्स, और मिक्स करते जी जी, बस हमारे पास है आपा 1.5 मिनट है। अब ये हो गया तैयार, ये चूल्हा कर दिया बंद, और इसमें गई ये क्रीम, और ये वाइट सॉस आपका हो गया तैयार, क्रीमी वाइट सॉस। आप इस सॉस को कहीं पर भी इस्तेमाल करते हैं बड़ी आसानी के साथ। ये देखिए आपा, हो गया सॉस तैयार। ये डालेंगे, ये इसमें ऊपर से हम इसको रखेंगे। ये देखिए, ये मेरा सॉस हो गया रेडी। अब मैं इसमें, अच्छा, क्योंकि मैंने अभी आपको कहा कि अगर आपको मिक्स करने की कोई ऐसा इशू आ रहा है कि मिक्स कैसे करें, तो आप ये देखिए, आपने डिश ली है, डिश के साथ साथ आप ये कर सकते हैं कि उस डिश में इसको निकाल, ये देखिए जी, ये मैं इसमें ऊपर रख रही हूँ। आप ये देखें, चिपक भी नहीं रहा साथ में। तो आप कह रही थी ना चिपक सेपरेट कैसे रहता है, ये देखिए ये आ गया। अभी मैंने इसलिए बड़ा लिया है ताकि सारा ही आ जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग खा लें इसको। मुझे बड़ी खुशी होती है खिला के सर्व करके, पता नहीं क्यों। अच्छा बनाती हो तो फिर खुशी भी होगी। जी, बस अब ये ख़त्म हमारा ऑलमोस्ट सेगमेंट। ये देखें, ये गया वाइट सॉस, आप कर लीजिएगा फोकस। ये वाइट सॉस अब आप देखिए, ये इसके ऊपर सारा ये वाइट सॉस आपने इसमें मशरूम्स में डाल सकते हैं। बिल्कुल, ये है बेसिक रेसिपी, जैसे मैंने आपसे पहले कहा। इसमें फिर आप जो ऐड करना चाहें, मशरूम्स ऐड करें, फ्रेश पार्सले ऐड कर सकते हैं आप इसके अंदर, आप इसमें वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं, शिमला मिर्च, ऑलिव्स, लोग बहुत सारे लोग तो ऑलिव्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो फिर आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे इस्तेमाल करना चाहते हैं। अभी मैंने सब्रूसो की चिकन ऐड की है, लोग इसके अंदर रेगुलर चिकन विंग्स, चिकन क्या कहते हैं, फिलेस लेके उनको ऐसे आड़ा आड़ा काट लेते हैं और वो डाल देते हैं। अब मेरे पास चिकन वो था, लेकिन क्योंकि सब्रूसो को मैं बहुत इस्तेमाल करती हूँ, तो मुझे था कि मुझे लोगों को ये भी बताना है कि उस चिकन के अलावा भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, कि हम सिर्फ प्लेन चिकन पे नहीं जाएं, हम ज़रा क्रिस्पी चिकन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये देखिए, ये हो गया। और इनके और भी चिकन चंक्स भी यूज़ कर सकते हैं आप, बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए जनाब, ये ऊपर से हमने रख दी इसमें चिकन। ये देखिए आप, ये देखिए शक्ल से भी ये खूबसूरत भी और खूबसूरत भी लग रहा है। ये देखिए जनाब, ये और ऊपर से आपके आ गए मिक्स हर्ब्स। बिल्कुल, ये देखिए ये आ गए मिक्स हर्ब्स। अब ये आपका इतनी बड़ी डिश जो है ना, ये सारे घर वालों खाएंगे। ये देखिए भाई, इसको फोकस करके एक बार दिखा दीजिए।
ये देखिए, ये आपका क्रीमी चिकन पास्ता जो है ये तैयार हो गया है। घर वाले आराम से बैठ के सब एंजॉय करें इसको। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने बहुत एंजॉय किया आपके साथ। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो मच। अच्छा भाई, ये था बोल के जायका का आज का क्रीमी चिकन पास्ता सेगमेंट था, और उम्मीद करती हूँ आपको पसंद भी आया होगा। जल्दी से अपनी वाली वीडियोज़ जो है हमारे बोल के फेसबुक पेज पर अपलोड कर दीजिए। हमें दीजिए इस सेगमेंट से इजाज़त। एक छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। लेट्स टेक अ ब्रेक। एक मरतबा फिर आपको कहेंगे खुश आमदीद। खातिन हज़रात, अस्माउल हुस्ना जब अपने मखसूस अंदाज में पढ़े जाते हैं तो हर मोमिन के दिल में घर कर लेते हैं। एक एक नाम की अफादियत और मतलब जैसे दिल में उतर रहा है। बचपन से ही हम ये मखसूस अंदाज इसके दीवाने हैं। और आज हमारे साथ लाहौर स्टूडियोज़ में हमारे पड़ोसी बरादर ईरान से आया हुआ एक ऐसा ही ग्रुप मौजूद है जो ना सिर्फ अस्माउल हुस्ना को ऐसे इस अंदाज से पढ़ता है कि वजदान जो है वो तारी हो जाता है। ये कई आलमी एजाज़ ये ग्रुप अपने नाम कर चुका है। 4 मरतबा ये पाकिस्तान भी आ चुके हैं। यूरोप से लेके अमेरिका तक इनकी धूम मची हुई है। तो विदाउट फर्दर अड्यू हम इन तमाम अफराद को खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ ये ग्रुप पूरा मौजूद है। नाद खां महमूद मुतवल्ली साहब, अब्दुल वहीद जाफ़रज़ादे, बहनाम हर्ज़पुर और सैयद मोहम्मद हुसैनी, और इनके मुतरज्जिम जो हैं नसीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नसीम साहब अस्सलाम वालेकुम। और तमाम तर जो मेहमान हैं उनको बहुत बहुत सलाम दीजिए, उनको मेरा पैगाम पहुँचा दीजिए, उनको कह दीजिए हम शमे चौथरीद आज अशनाई बाशम खुशहालम। شما همه دوستان خوش آمد میگن تو این مراسم. خیلی متشکرم. खुश आमदीद, खुश आमदीद। नसीम साहब, विदाउट फर्दर अड्यू मैं गुजारिश करूँगा, दरख्वास्त करूँगा तमाम तर ग्रुप से कि अस्माउल हुस्ना जो है उससे जो है उस सेगमेंट का आगाज़ किया जाए। از دوستان تقاضا میکنیم که از اسماء حسنا این برنامه رو آغاز کنیم. بفرمایید. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. सुभान अल्लाह, जज़ाक अल्लाह। और यकीन माने नसीम साहब, हमें अपने बचपन के दिनों में ये पूरा ग्रुप जो है वो ले गया है। अच्छा नसीम साहब, इनमें से किसी भी हमारे बरादर मेहमान से आप ये मेरा सवाल ज़रूर कीजिए कि हाफिज़ और शिराज के वतन से आए हुए हमारे तमाम तर दोस्त इकबाल के शहर में कैसा महसूस करते हैं? دوستان سوال میکنن که از کشور حافظ شیرازی اومدید جناب عالی به شهر اقبال لاهوری، خب چه احساسی دارید آقای خان صاحب بهنام؟ ما واقعا از مردم و ملت شریف پاکستان سپاسگزاریم و دوست می‌داریم مردم پاکستان رو و واقعا احساس غربت اینجا به هیچ وجه نداریم. ما مثل مملکت خودمون دوست داریم پاکستان رو. जी कह रहे हैं कि हमें बहुत मोहब्बत मिली, बहुत प्यार मिला इधर पाकिस्तान में आके, और बिल्कुल भी अजनबियत का एहसास नहीं हुआ हमें यहाँ। बिल्कुल, वो कुर्बत जो है बहुत ही खूबसूरत। पाकिस्तान वैसे भी बहुत ही मेहमान नवाज मुल्क है और आप लोग आए। अच्छा, मुझे एक सवाल बताए, जवाब दीजिए ज़रा मेरे एक सवाल का कि पाकिस्तान में आए और पाकिस्तानी खाने ना खाएं, ऐसे कैसे मुमकिन है? तो आप लोगों ने ट्राई किया इफ्तार के बाद غذای پاکستانی رو میگن و پاکستان اومدید حتما غذای پاکستانی رو خوردید، نظر شما در مورد غذای پاکستانی چیه؟ متاسفانه ما چون به خاطر صدامون اذیت میشه تند هست و نمیتونیم بخوریم، اما یک نونایی داره، نونای سبوسدار گرد، فوق العاده خوشمزه است و عالی، ولی غذاش چون تنده صدای ما رو اذیت نمیتونیم بخوریم. بسیار خوشمزه است. ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी खाने बहुत मज़ेदार हैं लेकिन ये स्पाइसी बहुत होते हैं और हम क्योंकि हमने पढ़ना होता है तो गले की वजह से हम स्पाइसी खाना ज़्यादा खा नहीं पाते। बिल्कुल, लेकिन पाकिस्तान की रोटी इनको बहुत मज़ेदार लगी। क्या लाहौर की जो रोटी है ये बहुत अच्छी है। अच्छा, मैं नसीम साहब इस मौके पे एक मरतबा दरख्वास्त करूँगा। अच्छा, मुझे पता चला है कि जैसे कि इकबाल लाहौरी इन्होंने नाम लिया, तो उर्दू जो है इकबाल का जो ज़्यादातर कलाम है वो फ़ारसी में भी बहुत ही ज़्यादा मुस्तनद और मुफीद माना जाता है, ईरान में भी। लेकिन हमारा जो ग्रुप है वो माशाल्लाह से उर्दू में भी नात पढ़ता है, तो मैं चाहूँगा कि वो कलाम भी हमें जो है वो हदिया करते जाएँ। जी बिल्कुल जी, इन्होंने स्पेशली हमारे लिए उर्दू में नात या कलाम तैयार किया है। از گروه محترم خواهش میکنیم که اون نعت به زبان اردو رو قرائت بفرمایید. از من پس یه بار بخونم یا یه بار تکی بخونم اونو. آن همون سی میزنم. پس یه بار بخونم ها. بعد اون یا حبیب الله شما تکرار میکنید. یا رسول الله یا حبیب الله حبیب الله لویاتی نظیرک فی نظر مثل تو نشده پیدا جانا لم یأتی نظیرک فی نظر لم یأتی نظیرک فی نظر مثل تو نشده دا جانا مثل تو نشده پیدا جانا جکراج کتاج تورے سر سوئے جکراج کتاج تورے سر سوئے تجھے کو شہید و سرا جانا ہے تجھے کو شہید و سرا جانا لم یاتی نظیرک فی نظر
लम याति नज़ीरुका फी नज़रिन मिसले तो नशुद पैदा जाना मिसले तो नशुद पैदा जाना अल-बहरु अला वल-मौजु तग़ा मन बिकसवतु फहुशिरुबा मन बिकसवतु फहुशिरुबा मंजिदार में हो बेगरी हवाजी मंजिदार में हो बेगरी हवा मोरी नैया पार लगा जाना मोरी नैया पार लगा जाना लम याति नज़ीरुका फी नज़रिन लम याति नज़ीरुका फी नज़रिन मिसले तो नशुद पैदा जाना मिसले तो नशुद पैदा जाना अना फी अतशिन व सखा का अतम एगी सुए पाके अब्र करम एगी सुए पाके अब्र करम बरसन हारे रिमझिम। सुभान अल्लाह, बहुत शुक्रिया। ये बहुत ही खूबसूरत हदिया जो कि आपने पेश किया। मैं एक बार फिर बरादर मुल्क ईरान से आए हुए तमाम तर मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। नसीम साहब जब ये ख़त्म कर लें अपना कलाम तो हमारी तरफ से इन्हें बहुत बहुत शुक्रिया पेश कीजिएगा और उन्हें दोबारा से हमारे मुल्क पाकिस्तान में आने की दावत दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इसी के साथ आज के शो का वक्त अपने अख्ताम को पहुंचता है। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। आपसे लेते हैं अलविदा, कल फिर हाज़िर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।